Everyone who knew me before 9/11 believes I am. 9/11 अटैक से रिलेटेड तुम लोगों ने कई लोगों की स्टोरीज और ट्रेजेडीज के बारे में सुना ही होगा, बट आज का केस वैसा नहीं है, क्योंकि आज तक ना ही इस मिसिंग वुमेन के रिमेन्स मिले हैं और ना ही उसकी प्रेजेंट एग्जिस्टेंस का कोई प्रूफ है। सितंबर 11, 2001 8:45 सुबह का समय न्यूयॉर्क में ये एक रेगुलर ट्यूसडे मॉर्निंग थी। स्काईज एकदम क्लियर थे और मौसम परफेक्टली सनी था। बिना कुछ अनयूजुअल एक्सपेक्ट किए हर कोई सुबह अपने काम पर जा रहा था, लेकिन अगले ही मिनट 8:46 AM लोअर मैनहट्टन में लोकेटेड वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर में अचानक से एक एयरप्लेन घुसा। ये प्लेन इस बिल्डिंग के 93rd फ्लोर से 99th फ्लोर तक क्रैश हुआ और इसका एक्सप्लोजन इतना लाउड था कि आसपास की शॉप्स, ऑफिसेज और घरों में रह रहे लोग सड़कों पर आ गए थे देखने के लिए कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ। सून नॉर्थ टावर कॉट फायर और उससे हैवी स्मोक निकलने लगा था। हर टीवी चैनल इस ही चीज की न्यूज फ्लैश कर रहा था और सभी को इस पॉइंट तक लगा कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। पर जब 17 मिनट बाद यानी कि 9:03 पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ टावर के 77 से 85th फ्लोर तक एक और प्लेन क्रैश हुआ, तब लोगों को समझ आ गया था कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि ये आतंक हमले हैं। Our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terror attacks. सड़कों पर एकदम केओस और पैनिक मच गया था बिकॉज यूएसए वाज अंडर। लोग बस इधर उधर भाग रहे थे इस डर से कि नेक्स्ट उनकी ही लोकेशन पर ना हो जाए। साथ ही साथ न्यूयॉर्क सिटी के फायरमैन अलग अलग तरह के व्हीकल्स में, इवन अपने प्राइवेट व्हीकल्स में ट्विन टावर्स के पास पहुंचने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो लोग अंदर फंसे हुए लोगों को जल्दी से रेस्क्यू कर पाए। इसी बीच नॉर्थ और साउथ टावर में फंसे हुए लोग थिक स्मोक से सफोकेट हो रहे थे और आग की चपेट में आ रहे थे। इनफैक्ट कई लोग तो एक्सट्रीम हीट, स्मोक और फायर से बचने के लिए 70th फ्लोर से कूदने की कोशिश भी कर रहे थे, क्योंकि उस मोमेंट पे उन लोगों ने एक स्लो पेनफुल की बजाय ये सही समझा होगा कि हम अपनी खुद की जान ले लें। ये सारी केओस और पेंडेमोनियम जब अनफोल्ड हो रही थी तो हजारों लोगों की तरह एक और आदमी था जो अपने वर्क प्लेस में मौजूद इन अटैक्स की न्यूज टीवी पर देख रहा था। ये था रॉन। उसके लिए भी ये एक रेगुलर ट्यूसडे मॉर्निंग एट वर्क थी, लेकिन जब उसने ट्विन टावर पर हुए के बारे में सुना तो उसका ध्यान सबसे पहले गया अपनी वाइफ स्नेहा पर, जो कि पिछली शाम से ही गायब थी बिफोर दी 9/11 बल्कि उनका घर भी ट्विन टावर्स के करीब ही था। सो ही हैड बिग रीजंस टू वरी। रॉन ने तुरंत अपने सेल फोन से अपनी वाइफ को मल्टीपल कॉल्स लगाए, लेकिन देयर वाज नो रिस्पांस। अब 56 मिनट तक चलते रहने के बाद 9:59 पर पहले साउथ टावर कोलैप्स हुआ, जिसके लगभग आधे घंटे बाद 10:28 AM पर नॉर्थ टावर भी कोलैप्स हो गया था। इन कोलैप्स की वजह से लोग अब अपने सेल फोन से किसी को कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहे थे और रॉन के साथ भी यही हुआ और अब उसके दिमाग में तरह तरह का डर बैठ चुका था। क्या उसकी वाइफ स्नेहा भी इन ही टावर्स में मौजूद थी? अगर वो पिछली शाम के बाद आज सुबह घर लौटी भी थी तो वो आखिर फोन क्यों नहीं उठा रही थी? क्या वो भी सड़क पर मौजूद लोगों की तरह डेब्री और स्मोक के बीच में फंस चुकी है? He had so many questions but not a single answer। बल्कि उस दिन से लेकर आज तक there is literally no proof जिसके बेसिस पर स्नेहा को पूरे न्यूयॉर्क में कहीं भी प्लेस किया जा सके। पर ऐसा आखिर क्या चल रहा था उसकी लाइफ में कि उसके हस्बैंड से लेकर पूरी दुनिया तक उसे 24 साल में ढूंढ नहीं पाए हैं? और इतना ही नहीं, स्नेहा पर अपने हस्बैंड पर चीट करने के और बायसेक्सुअल होने तक के एलिगेशंस थे और ऑब्वियसली इन एलिगेशंस की वजह से कई लोगों का शक शुरू होने लगा था कि कहीं रॉन ने ही तो कुछ नहीं करा था स्नेहा को। क्या स्नेहा की डिसअपीयरेंस के पीछे उसका हाथ था या फिर क्या वो अपनी चीटर वाइफ को ढूंढने में इतना इंटरेस्टेड नहीं था जितना कि एक नॉर्मल पार्टनर होता? स्नेहा के लिए ये भी कहा जा रहा था कि उसने 9/11 में काफी सारे लोगों की मदद करी थी उनकी जान बचाने में। तो डिड शी अ हीरो, या फिर उसने क्या इस सिचुएशन का इस्तेमाल करके अपने हस्बैंड से छुटकारा पाने की कोशिश करी थी ताकि वो इन सारी चीजों से दूर हो जाए, वो गायब हो जाए और उसे किसी को आंसर ना करना पड़े? आज के इस केस में हम इन्हीं सारे क्वेश्चंस को इन डेप्थ एक्सप्लोर करेंगे एंड दिस इज द केस ऑफ स्नेहा एनी फिलिप। So what happened to the 31-year-old doctor? Sneha never returned to the apartment on the 10th. This is our quest to find Sneha Phillip, the woman who disappeared the night before history.
स्नेहा एनी फिलिप का जन्म 7 अक्टूबर 1969 को हुआ था। उसके पेरेंट्स थे आशु जॉन फिलिप और फिलिप के फिलिप। स्नेहा के अलावा 2 बॉन के फिलिप, और क्योंकि तीनों सिबलिंग्स में वो अकेली लड़की थी तो जाहिर सी बात है शी वॉज वेरी लव्ड। स्नेहा का जन्म तो केरला में हुआ था, लेकिन उसके पेरेंट्स अपस्टेट न्यूयॉर्क में शिफ्ट हो गए थे जब वो केवल एक बच्ची थी। स्नेहा के भाई अश्विन का कहना है कि वो बचपन से ही काफी ज्यादा क्रिएटिव थी और उसे पेंटिंग करना, म्यूजिक सुनना और लिखना बहुत ज्यादा पसंद था। और यही नहीं, बढ़ती उम्र के साथ साथ वो काफी ज्यादा एम्बिशियस भी हो गई थी। स्नेहा ने अपनी ग्रेजुएशन जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी से करी थी, जिसके बाद उसने 1995 में शिकागो स्कूल ऑफ मेडिसिन ज्वाइन किया ताकि वो भी अपने डैड की तरह एक डॉक्टर बन सके। और इसी कॉलेज में वो पहली बार रॉन लाइबरमैन से मिली थी। रॉन लॉस एंजलिस का रहने वाला था एंड ही वाज जूइश। ये दोनों मेडिकल स्कूल में तो थे ही, लेकिन ये दोनों साथ ही साथ काफी ज्यादा क्रिएटिव और टैलेंटेड भी थे। स्नेहा एक राइटर और पेंटर थी और रॉन को गिटार बजाना बहुत ज्यादा पसंद था एंड मे बी इसी क्रिएटिविटी के थ्रू इन दोनों का कनेक्शन बना एंड दे बोथ स्टार्टेड डेटिंग। रॉन स्नेहा से कॉलेज में 1 साल पीछे था एंड वो चाहती थी कि ये दोनों एक साथ ग्रेजुएट करके अपनी इंटर्नशिप ज्वाइन करें, इसीलिए शी इवन टुक अ ईयर ऑफ। उसने 1 साल के लिए कॉलेज डिग्री को ऑन होल्ड रखा एंड फाइनली स्नेहा और रॉन ने 1999 में साथ में ग्रेजुएट किया, जिसके बाद दोनों ही न्यूयॉर्क सिटी में अलग अलग मेडिकल सेंटर्स में रेजिडेंसी इंटर्नशिप करने लगे थे। अपनी इंटर्नशिप के दौरान ये दोनों साथ में ही रहते थे और फिर अगले ही साल 2000 में स्नेहा और रॉन ने एक जूइश इंडियन ट्रेडिशन में शादी भी कर ली थी। शादी के बाद एक कपल बैटरी पार्क सिटी शिफ्ट हो गया था, जो कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से बस 0.3 माइल्स और रफली 7 मिनट की वॉक की दूरी पर था। सो दे बोथ वर वेरी हैप्पी विद ईच अदर, दे बोथ वर लिविंग टुगेदर। वो दोनों काफी ज्यादा टाइम से साथ में थे। लेकिन अब आते हैं हम लोग उस दिन पर जिस दिन स्नेहा को आखिरी बार देखा गया था। यह दिन था सितंबर 10, यानी कि 9/11 अटैक से एक दिन पहले। इस दिन मंडे था, पर ये स्नेहा का वर्किंग डे नहीं था, तो उसने प्लान किया था कि वो आज अपने घर की अच्छी सी क्लीनिंग करेगी, क्योंकि 2 दिन बाद उसकी कजन अन्नू उसके घर पे डिनर करने आने वाली थी। अब 11 बजे के करीब स्नेहा का हस्बैंड रॉन भी अपने काम के लिए निकला और स्नेहा ने अपने घर के फ्लावर्स रीअरेंज किए, क्लीनिंग करी, जिसके बाद उसने अपनी मॉम से इंस्टेंट मैसेज के थ्रू पूरे 2 घंटे तक बात करी थी, दिन के 2 बजे से लेकर 4 बजे तक। इस बीच उसने अपनी मॉम से दुनिया भर की बातें करी, उन्हें अपनी नाइट आउट्स और पार्टीज के बारे में भी बताया और करंट वीक के प्लान्स भी उसने शेयर करे थे अपनी मॉम से। स्नेहा ने अपनी मॉम को ये भी बताया था कि उसकी फ्रेंड अपनी शादी के लिए एक विंडोज ऑन द वर्ल्ड नाम की जगह को बुक करने वाली है, विच इज वाई स्नेहा ने ये प्लान करा था कि वो इस जगह को विजिट करेगी जस्ट टू चेक इट आउट विद हर फ्रेंड। बाय द वे, उस टाइम विंडोज ऑन द वर्ल्ड और कहीं नहीं बल्कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर में ही लोकेटेड था। इसके बाद 4 बजे करीब जब स्नेहा की कॉन्वो अपनी मॉम के साथ खत्म हुई तो उसने सोचा अब वो अपने बाहर के काम और छोटे मोटे एरेंड्स निपटा लेगी। तो शाम के अराउंड 5 और 5:15 के करीब वो अपने घर से निकली। सबसे पहले उसने अपने कुछ कपड़े ड्राई क्लीनर के शॉप पर दिए, जिसके बाद वो सेंचुरी 21 नाम के एक डिपार्टमेंट स्टोर में गई थी। इस स्टोर से उसने शाम के 6 बजे के बाद रॉन के अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड के थ्रू काफी सामान भी खरीदा, जैसे कि लॉन्जरे, पैंटीहोज और बेड लिनेंस। बस इतना ही नहीं, इसके बाद उसने दूसरी शॉप से 3 पेयर्स ऑफ फुटवेयर तक खरीदे थे। और ये जो उसकी शॉपिंग की सारी इन्फो है, इसको बस सीसीटीवी फुटेज नहीं बल्कि रॉन के क्रेडिट कार्ड के रिकॉर्ड से भी सपोर्ट किया जा सकता है। बट दिस वॉज इट। इसके बाद से आज तक किसी को ये चीज मालूम नहीं है कि आखिर स्नेहा गई कहाँ। क्या वो उस दिन वापस घर आई थी या फिर क्या वो घर छोड़कर भाग गई थी? क्या वो किसी या फिर किडनैपिंग का शिकार बन गई थी या फिर क्या उसने खुद ही अपने आप को दुनिया से गायब कर दिया था? Nobody knows anything about this case and that is why this case is so interesting। तो ये तो हमने शाम तक की बात करी कि स्नेहा कहाँ पर थी, लेकिन रात को जब 10 सितंबर को रॉन घर वापस आया तो स्नेहा घर पर उस समय नहीं थी। बट समहाउ रॉन के लिए कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि स्नेहा अक्सर अपने फ्रेंड्स, भाई या कजन सिस्टर अन्नू के घर नाइट स्टे किया करती थी, वो भी बिना रॉन को एडवांस में इन्फॉर्म किए। प्लस उस टाइम पर सेल फोन्स थे लेकिन इतने ज्यादा कॉमन नहीं थे जो कि हर किसी के पास अवेलेबल हों। तो ऐसा भी नहीं था कि स्नेहा कहीं से भी कभी भी रॉन को टेक्स्ट कर सके या फिर उसे कॉल करके अपने प्लान्स के बारे में बता सके, एंड रॉन वाज काइंड ऑफ ओके विद इट। लेकिन अगली सुबह सितंबर 11 को जब रॉन उठा और उसने देखा कि तब तक भी स्नेहा घर नहीं लौटी है, तो वो थोड़ा इरिटेट जरूर हुआ था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो कई बार ऑलरेडी से बोल चुका था कि वो बिना उसे इन्फॉर्म किए ऐसे प्लान्स ना बनाया करे, और एक बार फिर स्नेहा को ऐसा करता देख
ही डिसाइडेड कि वो फिर से अपनी वाइफ को उसकी इस केयरलेसनेस को लेकर कन्फ्रंट करेगा। और अगर देखा जाए तो उसका इरिटेशन एक्चुअली काफी वैलिड भी था, बिकॉज इफ यू थिंक अबाउट इट, ये दोनों हस्बैंड वाइफ थे, तो ऐसा कौन ही चाहेगा कि उनकी जो पार्टनर है वो बार बार अपने रिलेटिव्स के या फिर अपने भाई बहन के घर पे या फिर फ्रेंड्स के घर पे रहे, वो भी बिना इन्फॉर्म किए। अब क्योंकि स्नेहा लौटी नहीं थी उस दिन, तो रॉन भी तैयार होकर अपने काम पर चले गया था। और जब सुबह 9 बजे के करीब रॉन ने ये की न्यूज जब टीवी पर देखी तो वो काफी ज्यादा घबरा गया था, बिकॉज ही डिड नॉट नो कि स्नेहा घर पहुंची है या नहीं। और अगर तुम लोग को याद होगा तो मैंने तुम्हें बताया था कि स्नेहा और रॉन का अपार्टमेंट वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से ज्यादा दूर नहीं था। एकदम पैनिक की स्टेट में रॉन ने अपने घर के लैंडलाइन पर कॉल लगाया इन दी होप कि उसकी बीवी उसका फोन उठाएगी और कहेगी कि वो घर पर ही है और एकदम सेफ है। लेकिन हर बार उसका कॉल डायरेक्टली आंसरिंग मशीन से कनेक्ट हुआ था, जिसके बाद उसने लैंडलाइन पर भी स्नेहा के लिए वॉइस मैसेजेस छोड़ दिए थे ताकि वो कॉल बैक करके उसे बता सके दैट शी वाज फाइन। लेकिन जब उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तब रॉन ने स्नेहा की मॉम और भाई को कॉल किया, जस्ट इन केस स्नेहा ने उन्हें कॉल करके कुछ बताया हो तो। बट नोप, एक बार फिर वो कंफर्म नहीं कर पाया कि उसकी वाइफ सेफ है या नहीं। 3 बजे तक रॉन ने अपनी हॉस्पिटल बिल्डिंग में ही वेट किया कि शायद स्नेहा उसे कॉल बैक करेगी या फिर उसे शायद किसी रिलेटिव या फ्रेंड के थ्रू ही उसकी कुछ न्यूज आ जाएगी। एंड अब वो और ज्यादा वेट नहीं कर सकता था, इसलिए उसने एक फायर फाइटर ट्रक से मदद मांगी और उसने उनसे कहा कि प्लीज मुझे ट्विन टावर तक छोड़ दो। अब तुम लोग को लग रहा होगा कि रॉन एक कैब से या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी घर जा सकता था, बट जिस मैग्नीट्यूड में ये जिस मैग्नीट्यूड की कैजुअलिटीज उस टाइम पर न्यूयॉर्क सिटी में थी, इट वाज ऑब्वियसली नॉट इजी टू गेट अ कैब देन। यू कैन इमेजिन दिस थिंग कि किस तरह उस टाइम पर एम्बुलेंस और गाड़ियों से सड़कें जैम पैक्ड रही होंगी। इमरजेंसी स्टाफ और फायर फाइटर से लेकर विक्टिम्स और सर्वाइवर्स के रिलेटिव्स तक हर कोई बस ट्विन टावर्स के पास पहुंचना चाहता था। कोई उधर मेडिकल एड देने के लिए जा रहा था, तो कोई अपने लव्ड वंस की सेफ्टी कंफर्म करने के लिए, तो कोई इन अटैक्स को सर्वाइव करके बस अपने घर लौटना चाह रहा था। सो क्लियरली ऐसे में इजी नहीं था रॉन के लिए अपार्टमेंट पहुंचना, जो कि ट्विन टावर्स के पास में ही था। तो इसीलिए अब वो हाथ पे हाथ धरा नहीं बैठा रह सकता था और उसने एक एम्बुलेंस से मदद मांगी, बल्कि ऐसे रश, रबल और केओस के थ्रू उसे अपने घर पहुंचने में पूरे 6 घंटे लग गए थे। लेकिन इन सारी चीजों को टैकल करने के बाद और 6 घंटे ट्रैफिक में रहने के बाद जब वो फाइनली अपने फ्लैट में 9 बजे पहुंचा, तो ही रियलाइज दिस थिंग कि उसके एरिया में पूरा का पूरा पावर कट हो रखा था, जिसकी वजह से वो अपनी फ्लैट वाली बिल्डिंग में एंटर नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसकी बिल्डिंग के डोर बिजली से ऑपरेट होते थे। तो यहाँ पर भी फंसने के बाद रॉन ने डिसाइड करा कि पास में उसका एक और दोस्त भी रहता था, तो आज की रात वो वहीं पे बिता लेगा। फिर अपने इस फ्रेंड के घर में एक स्लीपलेस रात बिताने के बाद जब वो फाइनली अगली सुबह अपने घर पहुंचा, तो उसने देखा कि स्नेहा का तब भी वहां कोई नामो निशान नहीं था, बल्कि उनके घर की विंडोज खुली होने की वजह से और ट्विन टावर्स के डिमोलिश होने की वजह से उनका पूरा अपार्टमेंट अब सूट या फिर ऐश से कवर था। और इन ऐश कवर्ड फ्लोर्स पर बस उसके खुद के शू प्रिंट्स और उनकी 2 किटन्स के पॉ प्रिंट्स थे। तो यहाँ से उसने एक और बात कंफर्म कर ली थी कि 9/11 के अटैक्स के बाद स्नेहा कभी भी घर वापस नहीं आई थी। किसी को भी ये चीज नहीं पता थी कि वो कहाँ है और किस हालत में है, और यहीं से शुरू हुआ स्नेहा को ढूंढने का सिलसिला। टू बिगिन विद, कभी भी किसी को मिसिंग रिपोर्ट करना ईजी नहीं होता है, लेकिन अब इमेजिन करो कि किसी को ऐसे के बीच में रिपोर्ट करना जब लिटरली पूरी दुनिया का फोकस बस इसी पर हो। एज वी ऑल नो कि ये इतने ज्यादा इन्फेमस हैं कि आज तक भी 9/11 के ऊपर कंस्पिरेसी थ्योरीज या फिर थ्योरीज तुम्हारे फीड में पक्का आती होंगी। और जब तुम्हारे नेबरहुड में एक ही दिन में 9,000 से भी ज्यादा लोग मिसिंग रिपोर्ट हुए हों और तुम्हारी कंट्री के आफ्टर मैच से जूझ रही हो, तो तुम क्या ही उम्मीद लोगे पुलिस स्टेशन जाकर। बट आई थिंक हम सभी लोग इस चीज पे एग्री कर सकते हैं कि क्राइम चाहे कितना ही बड़े स्केल का क्यों ना हो या फिर कितने ही छोटे स्केल का क्यों ना हो, किसी भी इनोसेंट की जान चाहे एक टेरर की वजह से जाए या फिर एक के हाथों से हो, इससे विक्टिम की इंपॉर्टेंस कम या ज्यादा नहीं होती। और क्योंकि स्नेहा का अता पता सितंबर 11 अटैक से एक रात पहले से ही नहीं था, तो बहुत कम चांसेस थे कि उसके केस को ऐसे केओस के बीच किसी भी टाइप की प्रायोरिटी मिलती। और शुरू में यही हुआ भी। जब उसके लापता होने की रिपोर्ट रजिस्टर करवाई गई, तो कोई भी टीवी चैनल स्नेहा का केस रिपोर्ट करने के लिए इतना विलिंग नहीं था, क्योंकि वो डायरेक्टली 9/11 से लिंक्ड नहीं था। मिसिंग पर्संस रिपोर्ट लिखवाने के बाद
बाद रॉन और स्नेहा की फैमिली ने पूरे शहर में स्नेहा के मिसिंग पोस्टर्स और फ्लायर्स लगवाए, इस उम्मीद में कि शायद कोई तो इंसान होगा जिसने स्नेहा को 10 सितंबर की शाम या उसके बाद देखा होगा। अब इफ यू गाइस रिमेंबर, आखिरी बारी स्नेहा की बात अपनी मॉम से हुई थी, तो उसने ये चीज मेंशन करा था कि वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में विंडोज ऑफ द वर्ल्ड रेस्टोरेंट को देखने जाएगी। ऑल्दो उसने एग्जैक्ट डेट या टाइम तो नहीं मेंशन किया था कि वो कब वहां जाएगी, पर क्योंकि 9/11 के बाद उसका कोई अता पता नहीं था, तो जायज है कि उसकी फैमिली के दिमाग में ये बात आई थी कि शायद से वो वही हो। उनके दिमाग में बार बार ये क्वेश्चन आता कि व्हाट इफ वो वहां उस दिन सुबह गई हो देखने के लिए। स्नेहा की फैमिली मेंबर्स का मानना था कि मे बी स्नेहा इन अटैक्स के दौरान ट्विन टावर्स के आसपास थी, और क्योंकि वो एक प्रैक्टिसिंग फिजिशियन थी तो एज एन इंस्टिंक्ट वो ग्राउंड जीरो पर विक्टिम्स की हेल्प करने पहुंच गई होगी, और उसी दौरान जब टावर डिमोलिश हुए तो अपनी जान से वो हाथ गवा बैठी होगी। सो दिस कुड हैव बीन अ वेरी लाइकली पॉसिबिलिटी, पर उसकी फैमिली के पास कोई भी प्रूफ नहीं था कि उस दिन स्नेहा पहली बात तो वहां मौजूद थी, और दूसरी बात कि वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद होगी जब ये सब कुछ हुआ था। और अब क्योंकि स्नेहा की डिसअपीयरेंस को ज्यादा फुटेज नहीं मिली थी या फिर ज्यादा प्रायोरिटी नहीं मिली थी, तो उसकी फैमिली काफी ज्यादा डेस्परेट हो गई थी, और इस डेस्परेशन में इनकी फैमिली ने एक चीज बहुत गलत करी थी। अगेन इसी डेस्परेशन में रॉन ने स्नेहा के भाई जॉन से कहा कि वो प्रेस से बात करे और उन्हें कन्विंस करे कि स्नेहा का केस भी वही स्पॉटलाइट डिजर्व करता है जो 9/11 के विक्टिम्स करते हैं। लेकिन जब जॉन ने स्नेहा के भाई ने मीडिया से बात करी तो उसने काफी ज्यादा बड़ा चढ़ाकर पहले तो स्नेहा की स्टोरी से काफी ज्यादा फेक वे में बताई, लेकिन इस फेक इमोशनल स्टोरी के साथ उसने एक और फेक डिटेल ऐड कर दी थी जो उसे बाद में बहुत ज्यादा रिग्रेट करनी पड़ी थी। इवन दो इन दोनों भाई बहन में कुछ लड़ाइयां चल रही थी और इनकी 2 हफ्तों से बात नहीं हुई थी, ही स्टिल टोल्ड द प्रेस कि सितंबर 11 के अटैक्स के दौरान स्नेहा ने उसे कॉल किया था और वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के पास मौजूद थी। उसने ये बहुत बड़ा झूठ बोला मीडिया से। फर्दर जॉन ने इस झूठ में और जो झूठ ऐड करा था वो ये था कि जॉन ने अपनी बहन स्नेहा को लास्ट मोमेंट पे ये बोला था कि वो अपनी जान बचाए और ट्विन टावर से दूर हो जाए, पर स्नेहा ने इस चीज के लिए मना कर दिया था क्योंकि ऐसे टाइम पर वो इंजर्ड लोगों की मदद करना चाहती थी, एंड दैट इज व्हाई ये जो पूरा स्नेहा एज अ हीरो वाला स्टोरी है वो यहाँ से ही आता है। She couldn't leave because there was people who were hurt. And last thing I started telling, I selfishly I told her, come on, just leave the building. And she said, no, I have to help this person over here. And it's the last thing I heard from her. So clearly, इस डिटेल के बाद स्नेहा का केस मीडिया में काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया था। हर न्यूज चैनल पर उसकी फोटो थी क्योंकि हर कोई उसे एक हीरो मान रहा था। सबको लग रहा था कि दूसरों की मदद करने के चक्कर में स्नेहा लॉस्ट हर ओन लाइफ। व्हाट अ हीरो। पुलिस स्नेहा के रिमेन्स भी ग्राउंड जीरो पर ढूंढने लगी, लेकिन जितनी भी कोशिश उन्होंने करी वो स्नेहा को साइट पर प्लेस ही नहीं कर पाए। उसके फ्रेंड्स एंड फैमिली बस हॉस्पिटल के चक्कर काटते रह गए इस होप में कि उन्हें स्नेहा से रिलेटेड कोई तो डिटेल मिलेगी, पर ना ही उन्हें कोई विटनेस मिला और ना ही उन्हें कोई लीड मिली। तो अब स्नेहा के बारे में पता तो सबको था, बट इन अ वे उसके भाई ने ही अनइंटेंशनली अपनी बहन का केस सैबोटेज कर दिया था क्योंकि पुलिस ने इस इन्वेस्टिगेशन को बस ग्राउंड जीरो तक ही लिमिट कर दिया था। इसके बियॉन्ड वो कहीं भी स्नेहा को नहीं ढूंढ रहे थे। अब सिंस स्नेहा के जो फाइंडिंग का केस था उसमें कुछ भी प्रोग्रेस नहीं हो रहा था, तो रॉन ने मैटर्स अपने हाथ में ही ले लिए। उसे पता था कि अगर 9/11 के अटैक में स्नेहा फंसी होगी तो शी इज प्रोबेबली गॉन, लेकिन अगर वो 10th से ही एक दिन पहले से ही मिसिंग थी तो देयर वाज अ चांस दैट शी वाज स्टिल आउट देयर। रॉन ने पहले शुरुआत करी स्नेहा के इंस्टेंट मैसेजेस पढ़ के, जिसके बाद उसने स्नेहा के मूवमेंट्स को ट्रैक करना शुरू कर दिया था। स्नेहा और उसकी मॉम के साथ हुई चैट पढ़ के उसे पता चला कि वो 10th की शाम को शॉपिंग करने गई थी। ही न्यू कि उसका क्रेडिट कार्ड स्नेहा के पास था, सो ही कॉल्ड अमेरिकन एक्सप्रेस, जिसके बाद उसे पता चला कि स्नेहा ने 7 बजे के करीब सेंचुरी 21 स्टोर पर शॉपिंग की थी। इस इन्फो के बाद जब वो स्टोर पर गया तो इट वाज टेम्परेरीली क्लोज्ड, पर उसने अपने दोस्तों की मदद से इस स्टोर के बाकी ब्रांचेस के आसपास भी स्नेहा के मिसिंग पोस्टर लगा दिए थे, इस उम्मीद में कि कोई तो उसकी वाइफ के बारे में जानता होगा या फिर उसे बता सके। और लकीली इन ही पोस्टर की वजह से कुछ ही दिनों बाद रॉन को इस स्टोर की एक फीमेल वर्कर ने कॉल किया। उसने बताया कि स्नेहा रेगुलरली सेंचुरी 21 आया करती थी और जब वो 10th को उस स्टोर में आई थी तो वो अकेली नहीं थी, बल्कि सेल्स क्लर्क का कहना था कि स्नेहा के साथ
उस शाम एक और औरत प्रेजेंट थी जो उसी के साथ शॉपिंग कर रही थी, और इतना ही नहीं, वो औरत भी स्नेहा जैसे इंडियन डिसेंडेंट की ही लग रही थी। नाउ ये चीज कंफ्यूजिंग थी रॉन के लिए, क्योंकि रॉन नहीं जानता था कि ये औरत कौन थी। तो रॉन के दिमाग में सबसे पहला ख्याल यही आया कि अगर वो स्टोर में गई थी एक औरत के साथ, तो वहां पर पक्का सीसीटीवी फुटेज उसे मिलनी चाहिए। और बहुत ही ज्यादा हैसल के बाद फाइनली रॉन के हाथ में वो सीसीटीवी फुटेज लग गई थी, जिसमें स्नेहा सेंचुरी 21 में सच में शॉपिंग करते हुए दिख रही थी। लेकिन अजीब बात ये थी इस वीडियो में कि उसके साथ और कोई भी औरत नहीं था, बल्कि उसके साथ कोई और था ही नहीं। सो गॉड नोज उस सेल्स वुमन ने उस शाम ऐसा क्या देखा था दैट शी वाज सो श्योर कि स्नेहा अकेली नहीं थी। नाउ यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। इस चीज के बारे में मुझे एक स्पेसिफिकली बात करनी है। नाउ मे बी यू गाइस डोंट नो दिस थिंग बट दिस केस इज वेरी पॉपुलर। इस केस के बारे में बहुत सारी थ्योरीज बनाई जाती हैं और इस केस के बारे में बहुत सारे अमेरिकन यूट्यूबर्स बात करते हैं। लेकिन इस केस के बारे में एक बहुत ज्यादा अजीब सी साइड भी है, वो है भूत प्रेत से रिलेटेड। और कई सारे लोगों का मानना है कि जो ये फीमेल सेल्स वर्कर थी, जो भी ये स्टाफ मेंबर थी, उसने सच में स्नेहा के साथ एक औरत देखी थी उस दिन। लेकिन ये एक असली औरत नहीं थी, ये एक प्रेत आत्मा थी जो स्नेहा को अपने साथ ले जाने आई थी। नाउ आई डोंट बिलीव इन दैट थिंग, आई थिंक she just misremembered this whole thing कि उसने स्नेहा को किसी के साथ देखा था। But still, it's 3 AM right now और मैं इस चीज को जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जब मेरे दिमाग में वो चीज आ रही है, तो it does give me some goosebumps। अगर सच में ऐसा हुआ होता तो वेल लेट्स गेट बैक टू द केस नाउ। एक और बात यहाँ पर नोट करने वाली ये है कि जितना भी सामान स्नेहा ने उस दिन स्टोर से खरीदा था, वो आज तक लोकेट नहीं हो पाया है। ना तो वो सामान लेकर कभी घर वापस आई, ना ही उसके शॉपिंग बैग्स कहीं पर मिले, और ना ही वो ये पूरा का पूरा सामान लेकर किसी फ्रेंड के घर गई थी। क्योंकि अगर ऐसा होता तो आज तक कोई ना कोई फ्रेंड पुलिस को इस बारे में बता ही देता। नाउ सिंस NYPD के पास ऑलरेडी हंड्रेड्स ऑफ मिसिंग पर्सन केस थे और वो स्नेहा के रिमेन्स बस ग्राउंड जीरो पर ढूंढने में ही फोकस थे, तो रॉन ने केन गैलेंट नाम के एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को इस केस के लिए हायर करा। केन की इन्वेस्टिगेशन के थ्रू काफी सारी नई डिटेल सामने आई। फॉर इंस्टेंस, जिस रात स्नेहा अपेरेंटली घर नहीं लौटी थी और रॉन अकेला सोया था, उसके अगली सुबह 4 बजे के करीब किसी ने उनके लैंडलाइन से रॉन के सेल फोन पर कॉल किया था। तो अगर रॉन अपने घर में अकेला सो रहा था, तो उसी के अपार्टमेंट से उसके सेल फोन पे कॉल किसने करा? और अगर स्नेहा उस दिन अपार्टमेंट में वापस आई भी थी, तो उसने रॉन को उठाने के बजाय इतनी वियर्ड सी चीज क्यों करी? रॉन का इस बात पर कहना है कि वैसे तो उसे याद नहीं है कि वो उस रात अपनी नींद से उठा था या नहीं, बट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन ये हो सकती है कि शायद नींद में वो अपने लैंडलाइन के मैसेजेस चेक कर रहा होगा और गलती से खुद के ही सेल पर उसने कॉल लगा दिया होगा। दूसरी चीज जो केन गैलेंट प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को मिली थी, वो थी रॉन और स्नेहा के बिल्डिंग की सीसीटीवी फुटेज, जिसमें एक औरत बिल्डिंग में एंटर करके एलिवेटर के पास कुछ देर रुकती है, लेकिन फिर बिना एंटर किए वापस चले आती है, एज इफ वो किसी सोच में थी और फिर उसने अंदर जाने का अपना डिसीजन चेंज कर दिया हो।